क्वेश्चन जो है। चलिए आगे हम लोग इसको देखते हैं। क्वेश्चन देखिए है, फ्योर्ड तट का देश किसे कहते हैं? तो फ्योर्ड तट का देश इसमें किसे कहते हैं? आंसर होगा इसका फ्रांस की, नॉर्वे की, जर्मनी की, स्वीडन। तो क्या होगा फ्योर्ड तट का देश? नॉर्वे को कहते हैं। आंसर हो जाएगा नॉर्वे। फ्योर्ड तट का देश नॉर्वे। अगला क्वेश्चन है, सर्क, टॉर्न, अरेट, हॉर्न, यह स्थलाकृति किसके द्वारा बनते हैं? सर्क, टॉर्न, अरेट, हॉर्न। हिम नदी के द्वारा कि भूमिगत जल के द्वारा कि सागरीय तरंग के द्वारा कि नदी के द्वारा? तो ये किसके द्वारा बनते हैं? सर्क, टर्न, अरेट, हॉर्न, ये सभी किसके द्वारा? हिम नदी के द्वारा। अंडों की टोकरी किस हिमनद आकृति के द्वारा बनते हैं? मतलब अच्छा, टोकरी किस हिमनद आकृति, माने कौन हिमनद आकृति है अंडों की टोकरी? तो क्या बोलेंगे? ड्रमलिन। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइए आल्प्स पर्वत कौन सा हॉर्न है? तो आल्प्स पर्वत पर मैटर हॉर्न है। आंसर हो जाएगा यूरोप में पड़ता है आल्प्स पर्वत और मैटर हॉर्न। ज्यूगेन स्थलाकृति बनते हैं कहाँ? तो ज्यूगेन, इंसलबर्ग, छत्रक, प्ले या लेगुन, लोएस, ये सब कहाँ कहेंगे? पवन द्वारा। फिर हम लोग पढ़े हैं नवचंद्रकार मरु टिब्बा को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बरखान। क्या बोलते हैं? बरखान। नवचंद्रकार मरु टिब्बा को बरखान कहेंगे। छिप्रिका नाम की स्थलाकृति बनते हैं कहाँ पर? तो किसके द्वारा बनते हैं? तो नदी के द्वारा बनते हैं। आंसर हो जाएगा इसका सी। लेपिज स्थलाकृति बनते हैं। लेपिज बताइए तो, यह स्थलाकृति कैसे बनता है? लेपिज पवन, हिमनद, भूमिगत जल, समुद्री तरंग, किसके द्वारा लेपिज बनते हैं? तो पवन की, हिमनद की, भूमिगत जल की, समुद्री तरंग। तो ये हो जाएगा लेपिज किसके द्वारा बनते हैं बताइए तो? समुद्री तरंग के द्वारा क्या बनते हैं? लेपिज। सागरीय जल के द्वारा बनता है ना लेपिज। देखिए तो लेपिज किससे बनते हैं? सागरीय जल, न कि जो है समुद्री तरंग कहेंगे। एक मिनट, इसको सागरीय जल के द्वारा नहीं, ठीक है, समुद्री तरंग, समुद्री तरंग के द्वारा बनेगा। और सागरीय जल देखिए तो, सागरीय जल नहीं, लेपिज बनता है भूमिगत जल के द्वारा। ऊपर में है लेपिज और ये बनता है भूमिगत जल, है ऑप्शन है। आंसर हो जाएगा कौन सी? भूमिगत जल के द्वारा। रेत के बने बड़े क्षेत्र जम जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? लोएस कहते हैं। लोएस का नामकरण किसने किया था? याद है ना, वान रिच्टोफेन ने लोएस का नामकरण किया था। चलिए अब आगे देखिए, कौन सा आकृति पवन द्वारा नहीं बनता है? पवन द्वारा कौन नहीं बनता है? ज्यूगेन, इंसलबर्ग या यारडंग की लेपिज। अभी पढ़े भूमिगत जल से बनता है लेपिज, तो पवन द्वारा कैसे बनेगा? इसीलिए आंसर हो जाएगा लेपिज। इसमें किसकी ऊंची चोटी एक हॉर्न बनाती है? आल्प्स, हिमालय की, दोनों की? तो दोनों की, पढ़े न थे। और सर्क वेला, सर्फ वेला चली, तंगारिका, प्लिन, हुकुलुप, टोम्बोलो, याद है ना सबके निको? ये किसके द्वारा स्थलाकृति बनते हैं? तो कहेंगे सागरीय जल की, पवन की, समुद्री तरंग की, भूमिगत जल। तो सागरीय जल के द्वारा। सर्फ, बेला, चली, तंगारिका, प्लिन, हुक, लूप, टोम्बोलो। तो क्या होगा बताइए तो इसका आंसर? सागरीय जल। स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट किससे बनते हैं? भूमिगत जल के द्वारा। स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट। और बताइए कोलोराडो कैनियन अवस्थित है कहाँ पर? कोलोराडो कैनियन अवस्थित है कहाँ? तो ये सबसे बड़ा कैनियन कहाँ में? यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, युगोस्लाविया का तट किसका उदाहरण है? तो पढ़े थे जो समुद्री तट जिसमें रिया, डालमेशियन, स्टैक जी हुआ। तो क्या हो जाएगा बताइए? डालमेशियन तट का। भारत का पश्चिमी घाट कहेंगे तो रिया तट का उदाहरण है। अगर क्वेश्चन है कि बताइए गोखुर झील स्थलाकृति बनते हैं किसके द्वारा? नदी, पवन, हिमनद, भूमिगत जल। तो गोखुर झील स्थलाकृति जो बनते हैं यह किसके द्वारा? नदी के द्वारा। याद है ना सबके निको? जलोढ़, पंख, जलोढ़, शंकु, गोखुर झील, छिप्रिकाय, नदी विसर्प, सब किसके द्वारा? भूमिगत जल के नदी के अपर्दन के द्वारा। चलिए लोएस तथा पेडी प्लेन
यह किसके द्वारा बनते हैं लोएस्ट मैदान? पवन के द्वारा बनते हैं। यूगेन, इंसलबर्ग, यारडंग, ठीक है ना, बरखान, मरुटिब्बा, लोएस, पीडी प्लेन, ये सब किसके द्वारा पड़े थे? पवन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है नुनाटक नामक, नुनाटक फ्योर्ड ड्रमलिन केमस्कर, याद है ना सब किन्हीं को? किसके द्वारा? या हिम नदी के द्वारा, यानी कि नुनाटक, ड्रमलिन, फ्योर्ड, केमस्कर, सब कहेंगे कौन सी? हिमनद के द्वारा। आंसर हिमनद। कौन पर्वत से निकलने वाली नदी जलोढ़ पंख बनाती है? हिमालय की, रॉकी की, एंडीज की, इनमें से तीनों। तो इसे तीनों से निकलने वाली नदियां जो है बनाती है जलोढ़ पंख, जलोढ़ पंख का निर्माण करती है। और सर्वाधिक उत्सुप्त कुआं कहाँ मिलते हैं? सर्वाधिक उत्सुप्त कुआं कहाँ मिलता है बताइए तो? ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा उत्सुप्त कुआं मिलते हैं। कहेंगे कहाँ हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। अंबेडकर जयंती कब मनाया जाता है? तो 14 अप्रैल को कौन जयंती? अंबेडकर जयंती मनाए जाते हैं। और विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 23 अप्रैल को ना। विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका 23 अप्रैल। विश्व स्वहाथ स्वच्छता दिवस कै तारीख को मनाया जाता है? तो 5 मई को हाथ स्वच्छता दिवस की, हाथ जब खाना खाने के बाद या खाना खाने के पहले अच्छे से 1 मिनट समय देकर के साफ करना चाहिए, न कि जो खाएं एकदम ऐसे निकाले खत्म नहीं, उन्हें खाना खाएं और तुरंत पानी पड़ा बस हो गया, उस टाइप से नहीं। 1 मिनट समय लेकर के अच्छा से जो है खाना खाने के पहले जो है जाना चाहिए, खाना खाने तब हाथ धोना चाहिए। तो बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस रहता है, ठीक है ना, जो शरीर को धीरे धीरे कमजोर कर देगा। तो इसके लिए जो है 15 मई को, 5 मई को हाथ स्वच्छता दिवस। जैविक विविधता दिवस कै तारीख को मनाया जाता है? कै तारीख को बताइए तो? ऑप्शन है जैविक विविधता दिवस देना था इसमें एगो ऑप्शन, लेकिन दिया नहीं। तो 22 मई को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल है ना। और विश्व जल दिवस 22 मार्च। विश्व वाला जल, पृथ्वी, जैव विविधता सब 22 को, तो 22 मई हो जाएगा। विश्व परिवार दिवस कब मनाया जाता है बताइए तो? 15 मई को परिवार दिवस। सबका परिवार होना चाहिए। तो कब परिवार हो? अभी तो आप माता पिता के परिवार में हैं, आपका भी अपना परिवार होगा, तब दुनिया में सही से जी सकते हैं। और ये परिवार कब होगा? जब नौकरी होगा, है कि नहीं? सब किन्हीं का, तो सब किन्हीं को मेहनत करना है तो और परिवार बनाना है। चलिए, तब आप जीवन में खुश रह सकते, जी सकते हैं। आप परिवार नहीं बनेगा तो कोई आपका जो है कब दुनिया से निपट जाइएगा कोई ठीक नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए सब किन्हीं को मेहनत करना है जल्दी, और परिवार दिवस मनाना है। कै तारीख को? कै तारीख को? 15 मई को। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है बताइए तो? श्रमिक दिवस कै तारीख को? 1 मई को। और विश्व संग्रहालय दिवस आप बताइए कै तारीख को मनाया जाता है? तो 18 मई को। चलिए आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बोल दीजिए। योग दिवस कै तारीख को मनता है? 21 जून को। कौन दिवस? योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करेंगे तो कै तारीख? 21 जून को। और विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? रक्तदान दिवस बताइए कै तारीख को? 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस तो ये 5 जून को ही तो VVI है, सबको याद रखना है। कै तारीख को? 5 जून को। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 5, 20, 10, 15 मई को। विश्व शरणार्थी दिवस कै तारीख को मनाया जाता है? तो 20 जून को। आंसर हो जाएगा इसका C। 12 में है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को, है ना ऑप्शन C में है, C में नहीं है ऑप्शन, तो आंसर कौन हो जाएगा? 23 जून। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कै तारीख को मनाया जाता है? PC महालनोबिस के जन्म दिवस पर। कै तारीख को? 29 जून को। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। विश्व दूरसंचार दिवस कै तारीख को मनाया जाता है बताइए तो? यह 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाए जाते हैं। इंटरनेशनल एवरेस्ट दिवस कै तारीख को मनाया जाता है? 29 मई को कि 5 मई को कि 31 मई को कि 10 मई को?
तो कहेंगे कै तारीख को, 29 मई को इंटरनेशनल एवरेस्ट दिवस मनाए जाते हैं। इंटरनेशनल स्तर पर एवरेस्ट दिवस 29 मई। विश्व रेड क्रॉस दिवस बोल दीजिए कै तारीख को। सर हेनरी ड्यूरेंट के जन्मदिन में विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं कै तारीख को, 8 मई को। पृथ्वी दिवस कै तारीख को बताइए, 22 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कै तारीख को, 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कै तारीख, 7 अप्रैल। विश्व ऑटिज्म दिवस कै तारीख को, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल हो गया। अब विश्व ऑटिज्म दिवस कै तारीख को, 2 मई को। 2 मई, ये जानते ना जो आदमी खूब सोचता है अब करता कम है, तो वो बीमारी है। कोई जो है किली लगा करके केवल रूम में सोचिए रहा है, कभी IAS कभी ग्रुप डी, कभी क्या करे नहीं करे, फिर पगला रहा है, सनक रहा है, ठीक है। तो वो को बीमारी है। और ऑटिज्म बीमारी 2% आदमी के है, पटना में 20% आदमी के है, समझ रहे हैं ना। इसलिए जो है कहने का मतलब है कि सोचना नहीं है, फास्ट में सोचना है, काम करना है, उस पर करेंगे। आप मेहनत करते रहेंगे, खुद ब खुद मेहनत करिएगा, तब आपका सोच उस टाइप का डेवलप होगा। आप बताइए। अच्छा नहीं, ये 2 मई को नहीं है, कितना, 2 अप्रैल को है विश्व ऑटिज्म। विश्व एथलेटिक दिवस कै तारीख को बताइए तो स्वस्थ कब रहिएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को था ना, तो जब दौड़ करेंगे तो एथलेटिक्स दिवस भी याद रखिएगा कै तारीख को, अगला महीना 7 मई को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। अब हम लोगों को आगे पढ़ना है, तो पेज आया नहीं, चलिए आगे देखते हैं। अगला इसमें बातें जानते हैं। पूछे सब किन्हीं से, जो इसमें पढ़े तो हो ही गया, केवल राष्ट्रीय उद्यान था तो वो पूछ लिए। अब जो है, हाँ इसे पेज नहीं लगाए क्या, ज्योग्राफी वाला, ज्योग्राफी वाला पेज नहीं लगाए हैं इसमें, तो उसको फिर ऊपर में है। अच्छा, सवाना ये सब जो है, टुंडा प्रदेश, शीतोष्ण पर्णपाती वन और वन, ये डाल्मेशियन तट, निर्गत समुद्र तट, यही पढ़ना है ना। सागरीय जल तरंग द्वारा निर्मित तटरेखा के प्रकार है ना। चलिए तो एक एक कर करके पढ़ते हैं, जानते हैं। हम लोग स्थलाकृति कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कुछ बातें हैं कि सागरीय जल पढ़े थे, समुद्री भूजिह्वा, समुद्री भृगु भूजिह्वा, और फिर पढ़े थे स्टैक, रिया तट, डाल्मेशियन तट। छह नाम याद किए थे कि नहीं किए थे। तो ये सब किसके द्वारा निर्मित स्थलाकृति पढ़े थे, तो सागरीय जल के द्वारा निर्मित स्थलाकृति याद है ना सब किन्हीं को। समुद्री भूजिह्वा और समुद्री भृगु, और एक और था स्टैक, डाल्मेशियन, रिया के अलावा एक और था, क्या नाम था उसका, नहीं याद है। हाँ एक लैगून झील भी। अब हम लोग को जानना है सागरीय जल के द्वारा निर्मित तट जो है, वही जो पढ़े हैं पहले से उसको जानना है। तो फ्योर्ड तट हम लोग पढ़ते हैं बर्फीले क्षेत्रों में, जहाँ दोनों तरफ बर्फ का टीला, बीच में पानी चला गया अंदर तक, फिर बगल में बर्फ का टीला, फिर अंदर तक पानी चला गया। ऐसे जो है तट, नॉर्वे का तट है, जिसे क्या बोलते हैं, फ्योर्ड तट। तो तटीय भाग नॉर्वे का कैसा है, फ्योर्ड तट का उदाहरण क्वेश्चन भी था आज। और अगर बात करते किसी हिमानीकृत उच्च भूमि के सागरीय जल के द्वारा जब काट छांट कर दिया जाता है, वो पूरा बर्फे जगह था, लेकिन काट छांट के जो है अंदर तक जल का रास्ता चला जा रहा है, कट कट छट के, तो ऐसे तट को फ्योर्ड तट कहते हैं। और इनके किनारे खड़ी दीवारें, जो कि काफी ऊंचा तक रहेगा बर्फ, ठीक है ना, यह दीवारें ऊंची होती है, और नॉर्वे का तट जो है एक फ्योर्ड तट का उदाहरण है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे रिया तट पर भारत का पश्चिमी तट किसका उदाहरण है, रिया तट है।
यानी महाराष्ट्र से लेके गोवा, कर्नाटक, केरल तक के जो तटीय भाग है पश्चिम में, इस सबको रिया तट कहते हैं। रिया तट की क्या विशेषता है? तो नदियों के द्वारा अपर्दित उच्च भूमि के धस जाने से रिया तट बनते हैं। यानी कहे का मतलब है, जब नदी पश्चिम में जा करके गिरती है, पश्चिमी भागों में भारत के अरब सागर में, तो उसका ढलान जो है ज्यादा है, डायरेक्ट ऊपर से नदियां नीचे गिरती है, ठीक है ना। तो मलबा वलवा अगल बगल में जमा नहीं होता है, जैसे नर्मदा ताप्ती को ही देखते हैं। तो जब डायरेक्ट गिरती है तो तटीय भागों को काट छांट देती है। अब जिधर से गुजर रहा है नदी का धार, अब मार्ग रास्ते जो मार्ग होता है नदी का, वो चेंज भी होता रहता है। शुरू में इसे जा रहा है 10 डायरेक्शन में बह गया, बाद में तो 10 जगह काट छट कर दिया, फिर उसके बाद डायरेक्शन उसका चेंज हो गया, तो 10 जगह जहाँ काट छट किया वो तट बन गया, कटा फटा, समझ रहे हैं ना। वो कटे फटे ऐसे नदी के द्वारा पर्दित तट को कहते हैं रिया तट। उसमें भी काट छट ऐसे दरार टाइप से है, लेकिन नदी के अपर्दन से बना है, ठीक है ना, तो उसे क्या बोलेंगे? रिया तट कहेंगे। और भारत का पश्चिमी तट क्या है? रिया तट है। और इसकी गहराई समुद्र की ओर क्रमशः बढ़ती जाती है। ऊपर में थोड़ा जो है, जो भी दरार वाला एरिया होगा वह इधर कम होगा, नीचे समुद्र की तरफ जाएंगे तो और गाढ़ा होते जाएगा वो दरार। तो यह रिया तट है। भारत का पश्चिमी तट किसका उदाहरण है? रिया तट। आपसे पूछा जाएगा कि भारत का पश्चिमी तट किस तट का उदाहरण है, तो कहेंगे क्या? रिया तट का। और रिया तट किससे बनते हैं? तो नदी के अपर्दन से बनते हैं, समुद्री तट का उदाहरण है। हैफा तट, यह जो है सागरीय तटीय भाग में किसी निम्न भूमि के डूब जाने से यह बनता है। जैसे देखिए, काट के बनाया नदी, समुद्र के किनारे वाला तटीय भागों में काट छांट के सही था, मजबूत था, उसको काट छांट के जो है बनाया तो रिया तट। लेकिन काट छांट के नदी के द्वारा नहीं, अपने आप, जैसे मान लीजिए इतना जगह है, ठीक है ना, तो इधर वाला जगह कमजोर पड़ गया तो धस गया, और फिर ये ऊपर उठले रहे थोड़ा, फिर बगल वाला कमजोर पड़ा, वो धस गया। इस टाइप का एगो हम लोग पढ़े थे ब्लॉक पर्वत, याद है ना सबके निको? रिफ्ट वैली, तो वो तो बहुत पर्वत बन जाता है ना, इसमें थोड़ा सा बस धस रहा है समुद्र के किनारे, ठीक है। तो ऐसे जो है ये भी जो दरार टाइप से बन जाएगा, इसमें पानी आ जाएगा, फिर इधर स्थल रहेगा, फिर जो धस गया उसमें पानी आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे जो धस जाने के कारण, अगर निम्न भूमि का नीचे धस जाने के कारण जो तट बने हैं समुद्र के किनारे, उसे हैफा तट कहेंगे। कौन तट कहेंगे? और इस रोधिकाओं के समान श्रृंखला मिलती है। और ऐसे बहुत सारे, अभी कोई जरूरी नहीं है कि दरारे रूप में, जैसे उंगली का यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे रूप में नहीं रहेगा, हो सकता है यहाँ पर कुछ स्थल हो जाए, या बगल वाला धस जाए, गोल रूप में भी हो सकता है, फिर यहाँ पर जो है ऊपर उठा हो सकता है, फिर धसा हुआ हो सकता है। तो ये सब ऊपर उठे हुए इस जगह को रोधिका कहते हैं। क्या बोलते हैं? बोलिए तो रोधिका। तो सागरीय तटीय भाग में किसी भी निम्न भूमि के डूब जाने से निर्मित तट हैफा तट है। इसमें जो रोधिकाएं समानांतर श्रृंखला में मिलती है, एकदम क्रम से मिलते चलेगा। और यूरोप का बाल्टिक तट जो है हैफा तट है। हम लोग उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ने वाला नहर किल नहर पढ़े हैं, जो जर्मनी में किल नहर उत्तरी सागर को किससे जोड़ता है? बाल्टिक सागर से। तो ये बाल्टिक देश हम लोग कहते हैं स्वीडन को, फिनलैंड को, लातविया, एस्टोनिया, ये सब जो है उस बाल्टिक सागर के तट में अवस्थित है। तो ये बाल्टिक के आसपास का जो तटीय भाग है उस सब हैफा तट का उदाहरण है। किसका उदाहरण बोलिए तो? रिया तट हो गया, फ्योर्ड तट नॉर्वे, रिया तट भारत के पश्चिमी तट, और बाल्टिक सागर के आसपास लातविया, स्वीडन, फिनलैंड, इस सब के तटीय भागों को क्या बोलते हैं? हैफा तट। अब हम लोग को जाना है डाल्मेशियन, तो पढ़िए ना, ये युगोस्लाविया का आज क्वेश्चन भी था। तट किसका उदाहरण है? हैफा तट का, डाल्मेशियन तट का उदाहरण है। समांतर पर्वतीय कटकों वाले तटों के धसाव से डाल्मेशियन तट निर्मित होते हैं, और युगोस्लाविया का तट डाल्मेशियन तट का उदाहरण है। देखिए, पहले कटक किसे कहते हैं इसको थोड़ा समझ लेना है। कटक कहते हैं समुद्री भाग में जो पर्वत होते हैं, यानी समुद्र में भी जो है नीचे क्या प्लेन रहता होगा, समुद्र के पानी के नीचे प्लेन तो नहीं रहता होगा, उसमें भी मिट्टी जो है ऊपर उठ जाता होगा, ठीक है। तब मिट्टी जो है समुद्र में ऊपर उठा हुआ है, लेकिन वह समुद्री जल से नीचे ही है, लेकिन बस थोड़ा अगर 10-5 मीटर और नीचे समुद्र का पानी हो जाए तो ऊपर में वो टापू के रूप में नजर आएगा। तो ऐसे समुद्री पर्वतों को कटक कहते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जो नीचे डूबल है
पानी पूरा हटा दिया जाए, सुखा दिया जाए, राम जी का अगर एक तीर लगे तो समझ रहे ना, तो वो पर्वत के रूप में नजर आएगा, ऊपर उठा हुआ नजर आएगा। लेकिन पानी है तो नीचे में वो पर्वत डूबा हुआ है। तो ऐसे समुद्री पर्वतों को कटक कहते हैं। इतना बात क्लियर है। तो इसमें जो है क्या होता है कि समुद्र के तटीय भागों में, किनारे भागों में पानी का लेवल थोड़ा नीचे हो जाता है। तो वो नीचे वाला भाग जो है, जो कटक था, ऊपर उठा हुआ प्रतीत हो रहा था बहुत दिन से। लेकिन वो भी अब जो ऊपर प्रतीत हो रहा था ऐसे ऐसे छोटे छोटे जगहों में समुद्री कटक, वो भी अब धस गया। ठीक है ना, उसके भी धस जाने से जो समुद्री तट का निर्माण होता है, यानी पर्वतीय कटकों वाले समानांतर पर्वतीय कटकों वाले तटों के धसाव से जो तट बनते हैं उसे क्या बोलते हैं? डाल्मेशियन तट कहते हैं। जैसे जुगोस्लाविया का तट यूरोप में पड़ता है, जुगोस्लाविया, और उसका तटीय भाग जो है किसका उदाहरण हो जाएगा? यह डाल्मेशियन तट का। निर्गत समुद्री तट क्या है तो जान लीजिए। पहले उस समुद्र का हिस्सा था, लेकिन समुद्र का पानी का लेवल कम हो गया, तो समुद्र का पानी थोड़ा आगे बढ़ गया, तो इस तट का निर्माण हो जाएगा कि नहीं निर्माण हो जाएगा? समुद्र के किनारे उस समुद्री क्षेत्र से पूरा लदा हुआ था स्थलीय भाग, लेकिन धीरे समुद्र का पानी अंदर चल गया, तो समुद्र ने जगह छोड़ दिया, निर्गत कर दिया, दे दिया स्थल को, तो इसे कह दिए निर्गत समुद्री तट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो स्थल खंड के ऊपर उठ जाने दो केस में हो सकता है, या तो समुद्र के पानी का अंदर चल जाना, या नीचे के स्थलीय भाग ही ऊपर नीचे के प्लेट टक्कर होके स्थलीय भाग ही ऊपर उठ जाए। तो पहले पानी में डूबल था, अब ऊपर उठ गया तो तट बन गया। तो कौन तट कहेंगे? निर्गत समुद्र तट। स्थल खंड के ऊपर उठने या समुद्री जल स्तर के नीचे गिर जाने से क्या बनता है? निर्गत समुद्री तट। इस प्रकार से ही बनते हैं लेगून, स्पीट, लेगून, पुल्लिन, क्लिफ, मेहराब। ये सब निर्गत समुद्री तट का उदाहरण है। बोलिए तो कौन कौन चीज? स्पीट, लेगून, पुल्लिन, क्लिफ, मेहराब। भारत का जो गुजरात में कठियावाड़ तट है, जो मुंबई के बगल में है महाराष्ट्र में, नहीं गुजरात में जो कठियावाड़ तट है, निर्गत समुद्र तट का भी उदाहरण है। भारत में भी कठियावाड़ जगह कहां पर थे? गुजरात में। कठियावाड़ वेशभूषा में ही गांधी जी जब गए थे दक्षिण अफ्रीका में गए थे, दक्षिण अफ्रीका में, तो वहां पर जो है भारतीयों जो रह रहे थे या अश्वेत लोग रह रहे थे, उनके अत्याचार से मुक्त कर दिलाए। तो वहां से जब चले डरबन से, फिर मुंबई के लिए बंदरगाह के लिए रवाना हुए दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को, तब जो है उनका वेशभूषा, रहन सहन कठियावाड़ ड्रेस में पहन लिए। ऐसे वहां पर कोट पैंट जैसे जिस टाइप से था उस टाइप से दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी रहते। गांधी जी को आप हमेशा जो है एक लाठी वाला और जो है जो देखे हैं उस टाइप में आप हमेशा गांधी जी रहे होंगे क्या? गांधी जी भी मतलब कभी स्मार्ट रहे होंगे, है कि नहीं? और गांधी जी भी जो है कभी शर्ट पैंट एकदम बाल झाड़ते होंगे, ऐसा करते होंगे कि नहीं करते होंगे? तो शुरू में करते थे, ठीक है। अब सबका एज होता है, एज गांधी जी का आते आते जो है 69 से 1915, सोच लीजिए कितना दिन हो गया? 69 से 15, 31 और 15, 48 साल हो जाएगा। तो कौन अब बाल झाड़ेगा, है कि नहीं? उस टाइप से लगेगा नहीं ना, ठीक है। तो इसलिए 48 साल जब हो गया तो सोचे कि मैंने 69 से 1915 कितना साल हो जाएगा? तो वही 46-48 साल, यानी 31 और 15 कितना 46 साल जो होगा। तो इसमें जो है बताइए, इसमें जो है अब आदमी उस टाइप से तो सोचा कि थोड़ा और प्रसिद्धि हासिल करे। अब उस समय इस सब चीज पर ध्यान है। तो जब आए तो सोचे कि वेशभूषा बदल लेते हैं, तब कोट पैंट जो बाल झाड़ते थे वो सब हटा दिए, ठीक है। अब जो है पगड़ी बांध लिए, एक कुर्ता पैजामा पहन लिए और स्टॉल रख लिए। चलिए सुनिए, ध्यान दीजिए। और ऐसे ड्रेस को, वेशभूषा को कहते हैं कठियावाड़ ड्रेस में जो है गांधी जी चले, डरबने में कपड़ा चेंज कर लिए और पहुंचे थे मुंबई। ध्यान दीजिए, तो ये कठियावाड़ तट जो तटीय भाग है किसका उदाहरण होगा? निर्गत समुद्र। और क्या क्या? स्पीट, लेगून, पुलिन, क्लिफ, मेहराब। स्पीट, लेगून, पुलिन, मेहराब और क्लिफ। बोलिए जल्दी से, स्पीट, लेगून, पुलिन, क्लिफ, मेहराब। 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 स्पीट, लेगून, स्पीट, लेगून, पुलिन, क्लिफ,
मेहराब, याद रखना है। ये सभी कहेंगे गुजरात का कठियावाड़ तट किसका उदाहरण है? निर्गत समुद्र तट का। ये सभी जो है समुद्र के द्वारा निर्मित तट है। और बाकी स्थलाकृति से तो आपको बतेबे कि सब का 3500 स्थलाकृति समझिएगा तो बाद में समझ रहे हैं ना। और अब हम लोग को पढ़ना है वन के बारे में। क्या पढ़ेंगे? वन। तो वन जो है क्या है जानना है। अगर बात करें जहां पर 200 सेंटीमीटर की वर्षा होगी, ठीक है ना, वो जहां सदाबहार वन देखने को मिलेगा। तो वन अलग अलग टाइप का भी होता है, यानी कि वृक्षों का एक समूह जो काफी विस्तृत एरिया में फैला हो उसे वन कहेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए वन कई टाइप का हो सकता है। तो 4-5 टाइप का वन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सदाबहार गाने से सुने होइएगा सब कोई, ठीक है ना। कभी कभी मूड ऑफ हो जाएगा तो आप जो है मोबाइल में सर्च करते सदाबहार गाने हैं। अब सदाबहार गाने सर्च नहीं करता है, तब सर्च करता है कि भोजपुरी गाना, ठीक है ना। तो आप ध्यान दीजिए। लेकिन अच्छे जो अगर अच्छे जो है पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट है वो जो है सदाबहार गाना सर्च करेगा। और जो कब के गाना आएगा बताइए? वो जो मुकेश और कोई क्या क्या है, लता मंगेशकर, ये सब के जो है गाने, जो पुराने गाने जो आज भी चल रहे हैं, वैसे गाने को कहते हैं सदाबहार गाने। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पर ध्यान दीजिए सभी कोई। अगर हम लोग कहें कि सदाबहार का मतलब जो पहले से भी मतलब जो है पॉपुलर था, आज भी पॉपुलर है और जो कभी खत्म नहीं होगा ये गाना, उसको कहते हैं सदाबहार गाना। चलिए समझिए, ध्यान दीजिए। तो होता क्या है, जहाँ 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर माने ज्यादा वर्षा हो गया, 200 सेंटीमीटर माने 2 मीटर। एक साल में अगर उसके पानी को नहीं बहने दे, रोक के रखे, तो समुद्र स्थल से कितना ऊपर उठ जाएगा? 2 मीटर ऊपर उठ जाएगा। तो कहेंगे कि कितना उस क्षेत्र में वर्षा होता है? 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। तो वहां जहां भी इतना वर्षा होगा ना, या उससे ऊपर की वर्षा होगी, वहां घनघोर जंगल मिलेगा, यानी कई टाइप के पेड़ पौधे होंगे, वनस्पतियां होंगे। इतने टाइप के वनस्पतियां होंगे, पेड़ पौधे होंगे कि एक पेड़ पौधे के अगर पत्ता झड़ भी जाता है, गिर भी जाता है, और पत्ता कब गिरता है? सिंपल सी बात ध्यान दीजिए, जब जो है मिट्टी में जल की मात्रा कम हो जाती है। तो सोचता है कि पहले जो है पत्ता रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करेगा, तो उतना पानी है नहीं, तो पानी देंगे कहाँ से? पत्ता के पानी तो मिट्टी में के ना जल से ऊपर जाता है जाइलम के द्वारा। तो इसलिए जो है जहाँ वर्षा थोड़ा कम होता है, 200 सेंटीमीटर नहीं होगा, तो वो फिक्स समय में सोचता है कि चलो ये पत्ता गिरा देते हैं, तो कमे अभी जल है, इतने से काम चलाएंगे, इतने से काम चलाएंगे। अभी जैसे वर्षा हो गया तो पानी जम समुद्र के स्थलीय भागों में हो गया है। लेकिन जो है बसंत के पहले जो है सारा पानी लगभग भूमिगत जल का खत्म होने लगता है। तो इस केस में पतझड़ ऋतु आ जाता है। पत्ता इसलिए झड़ जाता है क्योंकि कम जल में काम चलाना होता है पौधा के। तो सोचता है कि पत्ते गिरा देते हैं पूरा, ठीक है ना, तक उतने कम जल में काम चल जाता है। फिर उसके बाद जो है जब सभी पत्ते गिर जाते हैं, तब बसंत के पतझड़ के बाद क्या आते हैं? बसंत आ जाते हैं। लेकिन जहाँ सदाबहार वन इसलिए कहते हैं वहाँ वर्षा इतना है कि कभी भी जल की कमी नहीं हो रहा है, तो वहाँ के पेड़ पौधों के पत्ते साल भर में कभी गिरते ही नहीं हैं। पत्ते गिराने की जरूरत क्यों है? जल के कमी के कारण। तो ऐसे क्षेत्रों में जो 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, उसमें कभी भी सालों भर में पेड़ के पत्ता पेड़ अपने पत्ते को नहीं गिराता, और सालों भर एकदम हरा भरा लहलहाते रहता है, इसलिए उसे कहते हैं सदाबहार। माने हमेशा पर कभी कमी नहीं हुआ, तो उस सदाबहार रहेगा। तो लेकिन जहां सदाबहार होगा वहां क्या बसंत ऋतु आएगा? नए नए पत्ते उस टाइप के निकलेंगे जैसे अच्छा लगता है? नहीं लगेगा। ठीक उसी प्रकार से इस जीवन में जो अभी यहाँ पर रह रहे हैं पटना में, चाहे जिसको 10,000 रुपया 8,000 रुपया आ जा रहा है कि बेटा मस्ती करो, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम टेंशन नहीं लेना है, समझ रहे हैं ना। तो जिसको 8,000 10,000 रुपया जा रहा है, एकदम मस्ती से रह रहा है, घूम फिर रहा है, ठीक है। तो उस सब दिन जो है पिताजी 30,000 रुपये कमा रहे हैं, उस सब दिन 20,000 30,000 में रह जाएगा। बात समझ रहे हैं? नौकरियों नहीं होगा, घरे जाएगा, फिर वैसे ये जो है ऐसे ही घूमते फिरते रहेगा, और अच्छा जीवन उसका नहीं हो सकता है। लेकिन जिसके जीवन में कमी होगी, जैसे पतझड़ ऋतु में कमी हो गया, पानी के तो पत्ता गिरा दिया और मेहनत किया तो बसंत ऋतु आया। ठीक उसी प्रकार से जिसके जीवन में कमी होगा, ठीक है ना, पैसा वैसा के यहाँ पर कमी हो रहा है,
तो समझिए अभी का समय आपका पतझड़ ऋतु है। ठीक है, अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन आप बसंत ऋतु को देखेंगे। पतझड़ के बाद ही क्या आता है? बसंत आता है। अगर अकाल है तो तुरंत मतलब आपकी समस्या है, आपका दिन होने वाला है, बहुत अच्छा दिन होगा। अगर इस पतझड़ ऋतु में मेहनत नहीं किए, पैसा की भी कमी है, मेहनत भी नहीं कर रहे हैं, तब क्या होता है? वो पेड़ सूख जाता है। समझ रहे हैं ना? पतझड़ ऋतु में पेड़ सूखते हैं, आदमी आता है काट छाट के लेके चल जाता है, आज दुनिया से लुप्त हो जाता है आदमी। तो जिसको पैसा की भी दिक्कत है, अब मेहनत भी नहीं कर रहे हैं, तो उनका सदाबहार जीवन तो चलने वाला है नहीं। ठीक है, वो इस दुनिया से लुप्त हो जाएगा, कहानी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, और जो मेहनत करेगा उसका जीवन बदल जाएगा। तुरंत कौन सी ऋतु आएगी बताइए? तो बसंत ऋतु आएगी। तो याद रखिए सभी को, बसंत वहीं आएगा जहां पतझड़ होगा। सदाबहार वन में क्या कभी बसंत आएगा? इसलिए कमी जरूरी है। ध्यान दीजिए, जहां 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है उसे उष्णकटिबंधीय, और कौन क्षेत्र में 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है? 0 से 30 डिग्री नॉर्थ, 0 से 30 डिग्री साउथ अक्षांश को उष्णकटिबंध कहते हैं। और वहां पर जो है 200 सेंटीमीटर की वर्षा होगी तो वहां सदाबहार वन देखने को मिलेगा। इसे क्वेश्चन रहता है वन से एग्जाम में, समझ रहे हैं ना? एकदम नाम दे ले रहता है कि बताइए कौन टाइप के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है ना? दरोगा में भी क्वेश्चन था, बात समझ, पिछला बार हर एग्जाम में वो क्वेश्चन आता है वन से, मिट्टी से, वन से। ये सब देखने में लगता है कि तुम अच्छा नहीं लग रहा है क्या? क्या नहीं बताता है? क्यों गल सही नहीं होगा? आप पढ़ेंगे तो जरूर सही होगा। क्या बोले? चलिए, सब तो जन सब बता दिए हैं। ये विश्व उष्णकटिबंध है, 0 से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, और 30 से लेकर 45 डिग्री शीतोष्ण, उसके बाद ध्रुवीय कटिबंध, नीचे ध्रुवीय कटिबंध। तो ये सब माइंड में रखना, ये सब बता चुके हैं। चलिए अब ध्यान दीजिए। तो अगर कहें कि 0 जिससे 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ के कटिबंध को उष्ण कटिबंध कहेंगे, और 30 से 45 डिग्री मध्य अक्षांश जिसे कहेंगे उसे कहेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और फिर उसके बाद ऊपर 60 के प्लस में चल जाइएगा ना तो ध्रुवीय कटिबंध क्षेत्र कहेंगे। चलिए, तो इतनी ही कटिबंध पढ़ना है। तो इसी में कहेंगे 0 से 30 डिग्री नॉर्थ, 0 से 30 डिग्री साउथ को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के तौर पर जानते हैं। और यहाँ 200 सेंटीमीटर की वर्षा होगी तो वहाँ कभी भी पेड़ पौधों के पत्ते नहीं गिरेंगे क्योंकि जल की कमी नहीं होगा, तो इसे कहेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। यहाँ में बस क्वेश्चन होता है 200 सेंटीमीटर की जहाँ वर्षा होती है उस टाइम में कौन टाइप के वनस्पतियाँ पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पतझड़ वन, शीतोष्णकटिबंधीय सदाबहार, शीतोष्णकटिबंधीय पतझड़। तो क्या आंसर करिएगा? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। एकदम आसान क्वेश्चन आता है इसे। पेड़ों की पत्तियां पूरी तरह झड़ती नहीं, इसलिए इसे सदाबहार वन कहते हैं। यानी कि सब दिन जो है इसका जो हरा भरा रहेगा, सब दिन चला ही रहेगा, तो क्या बोलेंगे? सदाबहार वन। और इस प्रकार के दिनों में भी सूर्य, या दिन में भी, दिन के समय सूर्य के प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता है। इतना घनघोरे मतलब रहता है यह जंगल कि नीचे जो है सतह भागों में सूरज का प्रकाश नहीं पहुंचेगा, ऊपरे जो है पत्ते उत्ते को ही मिल जाता है। क्या बोले? चलिए, इसको पहले आराम से पहले सुनते चलिए। सूर्य के प्रकाश के अंदर तक नहीं पहुंच पाती है। आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ, यानी काफी जो लकड़ी होगा ना, काफी कठोर होगा, मजबूत होगा। चंदन की लकड़ी जानते हैं ना, तो ये सब मजबूत लकड़ी, रोजवुड, आबनुस, महोगनी। कौन कौन पौधा मिलता है बोलिए? तो रोजवुड, आबनुस, महोगनी। इस सब पौधा को देखिएगा तो एक बड़ा पौधा बना दिया रहेगा, और झंकार मतलब उसके जो है शाखाएं होंगे, आप पत्ते होंगे। तो माइंड में कल्पना कर लिए किस टाइप का होगा। कौन 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 बोलिए? तो महोगनी, रोजवुड और आबनुस। अब इसको हम दिखाएंगे तो उसे ये पौधा रहेगा, झंकार रहेगा, माइंड में कल्पना करना है, बात समझ रहे हैं ना? कौन कौन बोलिए? तो रोजवुड, महोगनी, महोगनी, आबनुस। इरटिक है, रोजवुड, महोगनी और आबनुस। इस जंगल में कहीं कहीं जो जंगली क्षेत्रों में सांप मिलता है, बड़ी भयंकर सांप, एनाकोंडा सांप, जो विश्व का सबसे बड़ा सांप है। कौन बोलिए? तो एनाकोंडा। एनाकोंडा सांप जो मिलता है अमेजन के जंगल में, क्योंकि सदाबहार वन वहां मिलते हैं। और याद रखिए, जहां जहां सदाबहार वन होगा वहां पर एक सांप अपने आप उत्पत्ति हो जाता है। किसकी बताइए? तो एनाकोंडा सांप रहते हैं। तो 3-4 गो नाम याद है, एनाकोंडा सांप, रोजवुड, महोगनी और आबनुस।
एनाकोंडा सांप, रोजवुड, महोगनी और आबनूर। 200 सेंटीमीटर की वर्षा होगा, पत्ते कभी नहीं गिरेंगे, वो हो गया उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब जाने के है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो जहां 150 सेंटीमीटर की वर्षा होगी, तब 50 सेंटीमीटर कम हो गया वर्षा, तो वहां साल भर में एक समय आएगा, यानी बसंत ऋतु के पहले पतझड़ ऋतु होगा, और पेड़ पौधों के पत्ते जल की कमी महसूस करेगा, तो इसलिए पेड़ पौधों के पत्ते गिर जाएंगे, और जो है फिर तुरंत कुछ समय के बाद जो जल स्टोर हो गया रहेगा, पेड़ के पौधा के पत्ता जब उसको नहीं उपयोग किया, सब गिर गया था, तो जड़ के आसपास नमी की मात्रा बढ़ जाती है, तब तुरंत जो है इतना जल पहुंच जाता है कि नए नए कली पत्ते निकल जाते हैं। तो वह जो है अच्छा संकेत दिखाता है मौसम का, और अच्छा दिखता है, ठीक है ना, और इसे हम लोग बसंत ऋतु कहते हैं। तो यहाँ पर बसंत ऋतु होगा पतझड़ वन में। मानसून पवन मानसूनी वन ही होते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि साल भर यहाँ वर्षा वर्षा होता है नहीं, एक फिक्स समय में वर्षा होते हैं, मानसून वर्षा हम लोग कहते हैं, जो जून जुलाई अगस्त तक चलेगा, यानी 15 जून से जुलाई अगस्त सितंबर, यानी 3 महीना ही वर्षा होता है, इसे मानसून वर्षा कहते हैं। तो ये मानसून वर्षा फिक्स समय में होगा, तो धीरे धीरे जल की कमी महसूस होने लगेगा बाद में जा करके, ठीक है। तो वहां पर पेड़ पौधे के पेड़ पौधे पत्ते गिरा देते हैं। उस क्षेत्र में यह वन पाया जाता है मानसून वन में, जहाँ 150 सेंटीमीटर के से कम वर्षा हो रही है। जैसे भारत में अधिकांश है मानसून क्षेत्र, हम लोग जहाँ बिहार में रहते हैं इसे मानसून क्षेत्र क्षेत्रीय वन है, यानी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहेंगे। भारत का वन कहेंगे किसका, भारत में किस टाइप के वन की प्रकृति पाई जाती है। तो अधिकांश जगहों में कहीं कहीं सदाबहार वन भी है, जैसे कि केरल के मालाबार तटीय क्षेत्रों में, असम के कुछ भाग में है कैसा वन, सदाबहार वन। लेकिन अधिकांश भारत के जगहों में कैसा वन है, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। और अगर बात करते हैं भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में इस टाइप के वन पाए जाते हैं। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, और मध्य अमेरिका के यानी यूएस से संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, इस सभी क्षेत्रों में। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियां मतलब कि झाड़ देते हैं, यानी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए कि जल को थोड़ा बचा के रखना है, ठीक है ना, इसीलिए पत्ती गिर जाएगा तो जल बचेगा। जल को संरक्षित रखने, इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काठ वृक्षों के, इसमें भी कठोर काठ पाया जाता है पेड़ के, जैसे कि साल, सागवान, नीम, शीशम। शीशो के पेड़ देखते हैं ना, हम लोग के एरिया में शीशो के पेड़ मिलता है कि नहीं, तो वहीं शीशो के पेड़ को क्या कहते हैं, शीशम का पेड़, ठीक है ना। और नीम का पेड़ देखते हैं सभी कोई, नीम का पेड़, सागवान का पेड़, साल, इस शीशम के जैसे ही होता है सागवान और साल। तो ध्यान दीजिए, हम लोग के तरफ नहीं मिलेगा, तो साल, सागवान, शीशम, नीम कहाँ मिलेगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में। 150 सेंटीमीटर की वर्षा होगी, और इसमें जो है एकदम कंसंट्रेशन बनाए रखना है सब किन्हीं को। अगर कंसंट्रेशन हटा लीजिएगा तो कैसे समझिएगा इसको। यहाँ पर एकदम ध्यान दीजिए, उष्णकटिबंधीय कहेंगे पर्णपाती वन में किस टाइप के पौधा मिलता है, साल का पौधा, सागवान का, नीम का, शीशम का पौधा। जानवर कौन कौन देखने को मिलता है, तो बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर, बंदर। आप कहेंगे बाघ शेर क्या सदाबहार वन में नहीं रहता है, उसमें तो अंदर में सूरज के प्रकाश से नहीं पहुंचता है, मरिए जाएगा उसमें, बात समझ रहे हैं ना। तो उसमें जानवर वानवर भी नहीं रहता है सदाबहार वन में, खाली पेड़ पौधे रहते हैं, ठीक है ना। इतना नजदीक नजदीक पेड़ रहता है कि शेर को तो दौड़ना ना है, और दौड़ेगा पेड़ से टकरा जाएगा, इतना नजदीक नजदीक पेड़ रहता है, तो उसमें भाग जाता है, कहते नहीं उसमें नहीं रहेंगे, समझ रहे ना। तो शेर नहीं रहेगा उसमें, शेर कहाँ रहेगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में। शेर, बाघ से लेके हाथी, गोल्डन लंगूर, बंदर, ठीक है ना, गोल्डन लंगूर, बंदर, तो गुजरात वगैरह में एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर कैसा वन है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। तो बोलिए जानवर का नाम, बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर, बंदर। कौन कौन कहेंगे, बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर, बंदर। आप पौधा के नाम, साल, सागवान, शीशम, नीम, सब किसे मिलता है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। अब शीतोष्ण कटिबंध है, जगह, शीतोष्ण जगह को दिखलाता है,
यानी 30 से 45 डिग्री के बीच वाला क्षेत्र है, मध्य अक्षांश कहेंगे। जगह दर्शाया, लेकिन वहां वर्षा 200 सेंटीमीटर होता है, तो कहेंगे क्या? सदाबहार वन। ठीक है ना, जगह के नाम पर शीतोष्ण और सदाबहार वन माने 200 सेंटीमीटर की वर्षा। तो यहाँ के भी पेड़ पौधों के पत्ते साल भर में नहीं गिरेंगे क्योंकि जल की कमी नहीं होगा। ऐसा जो पाया जाता है सामान्यतः हर महादेश के पूरब वाला जो तटीय भाग है, पूरब में ऐसा वन मिलेगा। हर महादेश के पश्चिम में नहीं, किधर? पूरब में, उस साइड में, पश्चिम में नहीं। दक्षिण का पूर्व अमेरिका, दक्षिण पूर्व अमेरिका, यानी कि जैसे कहने का मतलब यूएसए का एप्लेशियन पर्वतमाला के आसपास का जो क्षेत्र है वो दक्षिणी पूर्वी अमेरिका में आता है। तो ये पड़ेगा उष्णकटी शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। चीन, दक्षिणी चीन में, दक्षिणी पूर्वी ब्राजील में, कौन कौन जगह हो गया? दक्षिणी पूर्वी यूएसए अमेरिका, दक्षिणी चीन और दक्षिणी पूर्वी ब्राजील में इस टाइप के वन देखने को मिलता है, क्योंकि सभी पड़ता भी है कौन क्षेत्र में? 30 से 45 डिग्री के बीच में। तो इसे हम लोग कहेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। इसमें बांज का पौधा, चीड़ का पौधा, यूकेलिप्टस का पत्ती बड़ा होता है। ठीक है ना, तो यह बांज, चीड़, यूकेलिप्टस ये मुलायम और दृढ़ और मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ इसमें पाए जाते हैं। यानी उसकी लकड़ियां मजबूत भी होगी और किसी की लकड़ियां मुलायम भी होती है, पत्ते भी मुलायम होते हैं। यूकेलिप्टस का पत्ती बड़ी मुलायम होता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान दीजिए, चीड़, बांज, यूकेलिप्टस नाम के जो वनस्पति किस वन में मिलते हैं, तो याद रखना है शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में, शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में। बस नाम याद रखना है, बांज, चीड़, यूकेलिप्टस। क्या बोलेंगे? बोलिए तो, बांज, चीड़, यूकेलिप्टस के पत्ती कहाँ ये सब पौधे कहाँ मिलते हैं? उष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। अब जानना है शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। तो शीतोष्ण कटिबंध का मतलब 30 से 45, पर्णपाती माने 150 सेंटीमीटर की वर्षा होगा। एक फिक्स समय में जल की कमी महसूस करेगा, वृक्ष के पत्ते गिर जाएंगे। और जो है यह कहाँ मिलता है? उत्तरी पूर्वी अमेरिका में। अभी हम लोग दक्षिणी पूर्वी में पढ़े तो शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, और उत्तरी पूर्वी अमेरिका में कहेंगे, जिसमें आ जाएगा उत्तरी और पूर्वी में। हम लोग पढ़ते हैं उत्तरी पूर्वी में पड़ता है एक जगह जिसका नाम है याद रखिए, उस जगह में वायुयान सेंटर का मेन सेंटर है, वायुयान इंडस्ट्री का केंद्र है उत्तरी पूर्वी अमेरिका में। उत्तरी पूर्वी अमेरिका में जो जितना वायुयान बनते हैं विश्व भर में, सबसे ज्यादा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में ही अमेरिका में बनता है। ठीक है, तो इतना याद रखना है। और चीन, न्यूजीलैंड, चिली, पश्चिमी यूरोप, बोलिए तो कहाँ कहाँ? चीन में भी, चीन के दक्षिणी भाग में हम लोग पढ़े कि शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। लेकिन चीन के उत्तरी भागों में न्यूजीलैंड, चिली, न्यूजीलैंड कहाँ पर? तो ऑस्ट्रेलिया के बगल में, पढ़े ना सभी कोई? सब बता दिए हैं सभी मैप में। और चिली कहाँ? जहाँ एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में। तो न्यूजीलैंड हो गया, चिली हो गया, चीन हो गया, और उत्तरी पूर्वी ना अमेरिका में। बोलिए क्या क्या बोल दिए? 4 को। उत्तरी पूर्वी अमेरिका, चीन, चिली और उसके बाद न्यूजीलैंड में पाया जाता है इस टाइप का। और इसमें पत्तियां शुष्क मौसम में इसके पत्ते गिर जाएंगे, क्लियर है। और पौधा यहाँ भी बांज मिलता है। बांज शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में मिलते थे। कहाँ पर बोलिए तो? शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में भी बांज का पौधा, यूकेलिप्टस का पौधा, और किसका पौधा पड़े थे? और चीड़ का पौधा। बांज, चीड़, यूकेलिप्टस। यहाँ पर भी बांज, एस, बीच। कौन कौन पौधा बोलिए तो? बांज, एस, बीच। इसको रट जाना है, 4 वो होगा, सबके नाम देख देख के याद कर लेना है। बांज, चीड़ और एस और बीच, यही पूछ देगा। बताइए एस और बीच, बांज टाइप का पौधा कहाँ मिलते हैं? तो फिर सोचेंगे कि कहाँ पढ़े थे, कहाँ पढ़े थे? आप पढ़े थे लेकिन उसको याद नहीं किए, स्मरण नहीं किए। तो जो है यह हो जाएगा कौन? शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में। हिरन, लोमड़ी, भेड़िया, और भेड़िया यहाँ के
सामान्य जानवर है। आम जानवर माने सामान्य जानवर है, अधिकांश देखने को मिलता है। हिरन, लोमड़ी और भेड़िया, ये सब मिलता है शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। फिजेट, मोनाल जैसे पक्षी बहुत ज्यादा पाया जाता है। कौन कौन पक्षी? फिजेट और मोनाल। फिजेट और मोनाल पक्षी कहाँ देखने को मिलता है? कहेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में फिजेट और मोनाल पक्षी देखने को मिलता है। और शेर, बाघ सब याद है कहाँ? ये भी पर्णपाती, लेकिन क्या उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती। ये वन जो है ना कहीं कहीं अलग अलग जगहों में देखने को मिलता है, भूमध्य सागरीय वन। नाम भले भूमध्य सागरीय है, तो लगेगा कि मेडिटेरियन सी जहाँ है, यूरोप, अफ्रीका और एशिया के बीच में भूमध्य सागर पड़ता है ना, तो वहीं खाली है, तो वहां भी है भूमध्य सागरीय वन। और वही टाइप के वनस्पति और दूर दूर जगह भी मिलता है भूमध्य सागर के अलावा भी, जैसे कैलिफोर्निया यूएसए में, अमेरिका में। अगर बात करते हैं यूएसए में, अमेरिका में, और जॉर्डन वाला क्षेत्र जो है ये खैर भूमध्य सागर के आसपास है, तो वहां तो पाया ही जाएगा। तो दूर दूर भी भूमध्य सागर के अलावा भी दूर है, लेकिन वही टाइप के पाया जाता है वनस्पति, इसलिए उसको भी बोल देता है कौन सी? भूमध्य सागरीय वन। तो ये नहीं कहेंगे कि भूमध्य सागर के आसपास के वन को भूमध्य सागरीय वन कहेंगे। अगर कहें पूर्व महाद्वीपों के पूर्व और उत्तर पूर्व में, जैसे कोई भी महादेश हो गया, जैसे एशिया महादेश हो गया, तो इसके उत्तर पूर्व माने इस एरिया में कोई भी महादेश, अफ्रीका हो गया, तो अफ्रीका की बात करते हैं तो इसका भी उत्तर पूर्व इस सब क्षेत्रों में, सब महादेश के उत्तर पूर्व एरिया में बताइए किस टाइप का वनस्पति पाया जाएगा? भूमध्य सागरीय वनस्पति पाए जाएंगे उत्तरी पूर्वी एरिया में। और अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार और पर्णपाती पेड़ होते हैं। माने इस सभी क्षेत्रों में किस टाइप के वनस्पति पाया जाएगा? तो कहेंगे शीतोष्ण सदाबहार वाला इसमें वनस्पति रहता है। भूमध्य सागरीय वन की एक क्या विशेषता है अलग से पढ़ रहे हैं, तो यह शीतोष्ण सदाबहार और पर्णपाती, यानी दोनों हम लोग पढ़े हैं शीतोष्ण में, सदाबहार भी और क्या पढ़े? पर्णपाती भी। पेड़ों से ढके होते हैं। इसका गुण क्या है ना कि यहाँ पर रसीले फल वगैरह भी मिलता है, वो सब तो गुण हवे करेगा कि शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार का और शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती के गुण के साथ। और यहाँ क्या है? महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी किनारा, यानी पश्चिम यानी कि इस साइड और दक्षिणी पश्चिमी किनारा, ये और ये एरिया, ठीक है ना, सब महादेश के दक्षिणी पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी माने इतना वाला एरिया में सब महादेश में भूमध्य सागरीय वनस्पतियां पाई जाती है। तो महादेश के एगो ये साइड माने एगो इधर, एगो इधर, इधर हो गया उत्तर और पूरब, हो गया कि नहीं हो गया? इधर हो गया उत्तर पश्चिम, इधर हो गया पूरब दक्षिण पूरब है ना, 4 गो एरिया होगा। तो इधर इधर ये दोनों तरफ लगभग किस टाइप की वनस्पतियां पाई जाती है? कहेंगे भूमध्य सागरीय वनस्पतियां महादेशों में। और यह अधिकांश कहाँ है? यूरोप, अफ्रीका, एशिया, भूमध्य सागर के समीप वाला भी एरिया। भूमध्य सागर का समीप का क्षेत्र तो कहलावे करेगा, ओकरे नामे पर है तो काहे नहीं कहलाएगा। और भी कहाँ? तो कहेंगे यूरोप में, अफ्रीका में और एशिया के भी कुछ भागों में पाए जाते हैं। यूरोप, अफ्रीका और एशिया, यूरोप, अफ्रीका और एशिया। और यह वनस्पतियां भूमध्य सागरीय बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में बहुत ज्यादा भूमध्य सागरीय वनस्पति देखने को मिलता है। दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में, तो ये सब अफ्रीका देखे होंगे, तो दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में नामीबिया देखे हैं, अंगोला देखे हैं, गैबोन देखे हैं, ये सभी को दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका कहेंगे। और दक्षिणी पश्चिमी अमेरिका में ही कैलिफोर्निया आ गया आपका। दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, तो इसमें अधिकांश पठारी एरिया है और वनस्पति भी है। और इन प्रदेशों में गर्म शुष्क ग्रीष्म वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती है, यानी कि गर्मी रहेगा और सूखा मौसम रहेगा, आर्द्रता कम रहेगी वायुमंडल में, और गर्मी भी रहेगा और वायुमंडल में नमी की मात्रा भी कम रहेगी। तो कहेंगे ग्रीष्म शुष्क मृदु शीत, ठंडी के समय में यानी थोड़ा नमी की मात्रा बनेगी वायुमंडल में, इस टाइप के मतलब मौसम रहते हैं। मौसम कह रहा है सूखा रहेगा गर्मी के समय में और नमी की मात्रा नहीं होगी, ठंडी के समय में थोड़ा नमी भी आ जाएगा, तो उसे मृदु शीत के तौर पर जानेंगे।
इन क्षेत्रों में आमतौर पर कौन सी मिलता है? संतरा ज्यादा पाया जाएगा। अंजीर, अंजीर खाएं सभी कोई कि नहीं? अंजीर नहीं तो कोई बात नहीं, जब नौकरी होगा तो खाएंगे, क्या दिक्कत है। तो अगर कहें संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर, जैसे नींबू वंश, इस सबके नींबू वंश, नींबू वंश में जाता है कौन चीज? संतरा नींबू वंश में आता है। इसमें आता है मौसमी, सब किसमें है? नींबू वंश में है। तो ध्यान दीजिए, संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर और नींबू वंश के जितना भी फल है, जैसे मौसमी हो गया, कागल हो गया, बात समझ रहे हैं ना, नींबू हो गया, तो ये सभी जो है पाया जाता है। खट्टे वाला सब मटेरियल फल पैदा होते हैं इसमें। यहाँ वन जीवन कम है, यहाँ लोग बहुत, यहाँ वन जीवन कम है, याद रखिएगा। यानी अधिकांश पेड़ पौधे यहाँ पर नहीं देखने को मिलते हैं जो घनघोर पेड़ पौधा सा होता है। इतनी बातें हम लोग पढ़े कौन सी का? सदाबहार वन का, ठीक है ना, नहीं भूमध्यसागरीय वन का। और भूमध्यसागरीय वन में जो पढ़ लेंगे संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर, नींबू वंश के मिलते हैं। तो ये अलग से था तो बता दिया गया, 4 गो में ही पाठ है एक अलग से। 5वां नंबर हम लोग पढ़ेंगे शंकुधारी वन। तो पेड़ पौधे जहाँ बर्फ वाला एरिया है, जैसे भारत का हिमालय का लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय का बीच का एरिया है, उत्तराखंड में जो हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं, उसमें शंकुधारी वन देखने को मिलता है। तो जहाँ बर्फ वाला एरिया हो और पेड़ पौधे जो है नीचे जो रहेगा सतह इसका जो है डाली ओली जो है चौड़ा रहेगा, और ऊपर में जाते 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 ही कोना आकार ले लेगा, ऊपर में एक बिंदु के रूप में। तो ऐसे शंकु के आकार के जो है पौधे सब मिलेंगे, तो इसीलिए इसका नाम है शंकुआकार वन, ठीक है ना, शंकुधारी वन। और ऐसे वनों को टैगा वन भी कहते हैं। तो कहा जाएगा कि किस वन को टैगा वन के रूप में जानते हैं? शंकुधारी वन को, कि भूमध्यसागरीय वन को, शीतोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो क्या कहेंगे बताइए? तो शंकुधारी वन को टैगा वन के नाम से भी जानते हैं। ये जनरली उप ध्रुव में रहता है, 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश चाहे दक्षिणी अक्षांश। नहीं समझते उत्तरी दक्षिणी? विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 भाग में बांटेगा, और यहाँ से ध्रुव तक 90 गो अक्षांश है। तो इसी में 50 और 70 के बीच वाला एरिया में पाया जाएगा टैगा वन। ठंडा पड़ेगा वहाँ, इतना भी ठंडा नहीं पड़ेगा कि पेड़ पौधा ना उगेगा। जैसे टुंड्रा पर, जैसे जो 70 के प्लस वाला जो होगा ना अक्षांश, वहां पेड़ पौधा होगा ही नहीं, छोटा छोटा लाइकेन घास फूस निकलेगा। लेकिन यहाँ घास फूस नहीं, वन मिलेगा, घनघोर जंगल, घूमने वाला जगह। जैसे अभी हम लोग जम्मू कश्मीर के एरिया में देखे ना, सब कोई घूम रहा था, उसी शंकुधारी वन में आतंकवादी सब आया पाकिस्तान से, और सबको जो है कितना सारे मतलब जो पर्यटक को मार दिया गया। मार दिया गया कि नहीं मार दिया गया? तो ये बात ध्यान दीजिए, उसमें जंगल जो था ना घनघोर था, इसी टाइप का शंकुधारी वन, और उसमें घूम रहा था, पता नहीं चल रहा था कि बाहर में कौन आ रहा है, ठीक है ना, घनघोर जंगल था। किस टाइप के जंगल मिल रहे थे? शंकुधारी वन, क्योंकि वो एरिया पड़ता है जम्मू कश्मीर का 50 से 70 डिग्री। नहीं देखिए वहाँ इसलिए 50 से 70 तो है नहीं, क्योंकि भारत है मैक्सिमम, अगर बात करते हैं 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। तो वहाँ शंकुधारी वन काहे है? काहे कि वहाँ ठंडा वाला पर ऊंचा होने के कारण, तो शंकुधारी वन 50 से 70 में ही पाया जाएगा। और जहाँ ऊंचा वाला जगह भी होगा तो वो ऐसा ठंडा प्रदेश मिल जाएगा जो कि 50 से 70 में मिलेगा, 40 से 35 में मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर टेम्परेचर कम होता है, इसीलिए जो पर्वतीय क्षेत्रों में भी वैसा वन मिल सकता है। तो वहां पर इस टाइप के वन थे। अधिकांश जो है अगर ऊंचा नहीं होगा तो 50 से 70 डिग्री अक्षांश होगा, समतलीय जगह भी होगा, तो वहां कौन वन पाया जाएगा? शंकुधारी वन होगा। ये वन अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले वृक्ष लंबे होते हैं, काफी ऊंचा रहेगा, नरम काठ होगा, काठ एकदम मुलायम रहेगा। और सदाबहार वृक्ष मतलब कभी भी पेड़ पौधा के पत्ते गिरता नहीं है, ठीक है ना, इसमें कभी पेड़ पौधे के पत्ते गिरते नहीं हैं। इन वृक्षों के काठ का उपयोग लुगदी, लुगदी से फिर कागज बनेगा, यानी काठ से लुगदी तैयार करता है पतला पतला करके, फिर उससे कागज तैयार होता है, इतना मुलायम रहता है इसके पत्ते और इसके जो है लकड़ियाँ। इन वृक्षों के काठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए, जो सामान्य तौर पर अखबारी कागज बनाने के काम में आता है। और नरम काठ का उपयोग माचिस, और जो उसी के काठ का उपयोग माचिस बनाने में
पैकिंग के लिए, बक्से बनाने के लिए भी किए जाते हैं। चीर देवदार इसमें जो है पौधे मिलते हैं। बताइए शंकुधारी वन में कौन पौधा मिलता है? चीर देवदार का पौधा। और यहाँ सामान्यतः रजत जानवर का नाम है, लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू मिलते हैं। रजत, मिंक, ध्रुवीय भालू और लोमड़ी। रजत, मिंक, ध्रुवीय भालू और लोमड़ी देखने को मिलते हैं। अब बच गया जो बढ़ लेना है 70 से 90 डिग्री के बीच में, लास्ट हो जाएगा खत्म। इतने ना पृथ्वी है, 0 से 30, 30 से 45, 50, 50 से फिर पढ़े 70 और 70 से फिर पढ़ लेंगे 90, खत्म हो गया। तो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश चाहे दक्षिणी अक्षांश में और ध्रुवीय जो क्षेत्र है उसमें वन जो मिलता है उसे टुंड्रा वन कहते हैं। तो क्या वहां पेड़ पौधा लंबा चौड़ा होगा? पेड़ पौधा रहबे नहीं करता, लाइकेन मॉस थोड़ा थोड़ा जो है घास टाइप से छोटे छोटे पौधे रहते हैं। और यह जो है यूरोप में भी पड़ेगा, एशिया में, उत्तरी अमेरिका, ध्रुवीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। अत्यधिक ठंडा होने के कारण यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलते हैं, जैसे काई, काई टाइप का वनस्पति मिलेगा। लाइकेन, छोटी झाड़ी, हम लोग काई कहते हैं कि नहीं, कल के पास जो है थोड़ा पौधा सब आ जाता है तो काई बोलते हैं। तो काई, लाइकेन, लाइकेन से लिटमस पेपर तैयार होता है, याद है सबकी को? एक जो है रोसेला लाइकेन है, याद रखिएगा। कौन लाइकेन? रोसेला। चलिए एकदम ध्यान दीजिए, इधर कैसे बात करें, पढ़ा रहे हैं हम ना, कंसंट्रेशन बनाना है। अभी हम क्या बोल दिए, चलिए बताइए तो। लिटमस पेपर तैयार होता है किस लाइकेन से? सुने थे? खत्म हो गया। एक यही क्वेश्चन पूछ देगा, 1 नंबर से छट जाइएगा तो कितना दिक्कत होगा, है कि नहीं? मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दे और ये क्वेश्चन आप अभी सुने रहते तो एकदम पास कर जाते हैं कि नहीं? मैंने कहे का मतलब जो है एग्जाम पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए सभी कोई, लाइकेन नाम की लाइकेन जो है नाम की वनस्पति से क्या तैयार होता है? लिटमस पेपर। और लाइकेन कई टाइप का होता है, उनमें रोसेला लाइकेन से लिटमस पेपर तैयार होता है, जिसे अम्ल क्षार की पहचान होती है। वो कागज को बुड़ाएंगे यदि अम्ल में तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा तो अम्ल है, और लाल लिटमस पत्र को लाल रहेगा लिटमस पेपर और नीला कर देगा तो क्षार है। तो बनता कौन चीज से? लाइकेन से है। किस लाइकेन से? रोसेला लाइकेन से, याद रखना है। और छोटी छोटी झाड़ियां इसमें मिलेगा और ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होते हैं। यहाँ के जानवर के शरीर का मोटा फर, जानवर जो होंगे सिंपल ठंडा में कब रह सकता है? अगर हम जो लोग जैसा चमड़ी रहेगा तो रह जाएगा ठंडा में, मोटा मोटा चमड़ी रहेगा, उसके ऊपर भी घनघोर बाल रहेगा, गर्मी प्रदान करने वाला, ताकि जो है बाहर के जो है वायुमंडल उसके शरीर के अंदर में नहीं जाएगा। क्योंकि जितना स्तनधारी है ना, सबके शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सी होता है, हम ही लोगों के इतना। तो ओकरो जो रहेगा ना, भले बर्फ में रहा टेम्परेचर, ओकरो हम ही लोग के इतना शरीर मेंटेन करेगा। ठीक है, अपना शरीर का टेम्परेचर बढ़ा नहीं सकता है, घटा भी नहीं सकता है। सब प्राणी का ये स्तनधारी का ही गुण है। तो ठंडा में ओकरो शरीर हम ही लोग के जैसे मतलब मेंटेन, हम लोग को जैसे ठंड लगेगा वैसे ही है। तो वो हम लोग कपड़ा वगैरह पहन लेते हैं, उस सबको जो है क्या है कि बाल ही इतना गर्म रहते हैं, त्वचा इतना मोटा हो जाता है कि शरीर के उष्मा जो है उतना मेंटेन करके रह जाता है। और पैर में जो है काफी उसका चौड़ी चमड़ी रहेगा, फर लगे होंगे ताकि जो है ठंडा न लगे पैर में। तो वही कह रहा है जानवरों के शरीर पर मोटे फर, फर माने नीचे में जो पैर जो है उस टाइप का रहेगा, मोटी चमड़ी होगा, बाल पाए जाएंगे बहुत ज्यादा घनघोर। जैसे सील मछली है वो, वालरस, कस्तूरी बैल और ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू, लोमड़ी भी बर्फीली लोमड़ी, सब लोमड़ी नहीं, बर्फीली लोमड़ी अलग दिखने को रहेगा, बाल वाला लोमड़ी रहेगा ज्यादा। तो ये सब मिलता है कहाँ पर बताइए तो? टुंड्रा वनों में, टुंड्रा वनस्पति में। कटीली झाड़ियां शुष्क रेगिस्तान में मिलता है। रेगिस्तान में क्यों कटीली झाड़ी हो जाता है? क्योंकि रेगिस्तान में जल की मात्रा कम होती है। अगर पत्ते भी नुकीले हो जाते हैं, टहनी नुकीले हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि नुकीला होगा तो एरिया कम घेरेगा, बाहर में सरफेस एरिया कम होगा, सतही क्षेत्रफल, सतही क्षेत्रफल कम होंगे तो सूरज का प्रकाश ज्यादा पड़ता है, तो कम जगह में पड़ेगा, तो कम जगह में पड़ेगा तो कम जल को अवशोषित करेगा। इसीलिए कम जल में उसको रहने के लिए वो अनुकूल मिलन में ढाल लेता है और वृक्ष के पेड़ पौधों की पत्तियां, टहनियां सब नुकीली हो जाती है और कटीले झाड़ी पाए जाते हैं। कहाँ पर बोलिए तो? रेगिस्तान में। अगर कहें कि वन, अब हम लोग को घास के मैदान पर है क्या है,
तो घास के मैदान को हम लोग पढ़ेंगे, आराम से समझ लीजिए। पहले इसको पढ़ लेते फिर मैप से देख लेंगे। घास भूमिया 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक 0 से 30 डिग्री नॉर्थ और 0 से 30 डिग्री साउथ के में जितना घास मिलेगा उष्णकटिबंधीय घास कहेंगे। क्या बोलेंगे बोलिए तो? 30 डिग्री नॉर्थ से लेके ऊपर में 50 डिग्री या 45-50 कहिए, और नीचे 30 से 45-50 के क्षेत्रों में जो घास मिलेगा शीतोष्णकटिबंधीय घास कहेंगे। बहुत बड़का बात तो हुआ नहीं। अब कौन कौन उष्णकटिबंधीय शीतोष्णकटिबंधीय घास है ये जानना है। तो ध्यान दीजिए, अगर कहें वनस्पति निम्न मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होते हैं, उष्णकटिबंधीय घास कहते हैं। 0 से 30 डिग्री नॉर्थ, 0 से 30 डिग्री साउथ। यह घास काफी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर ऊंचाई तक रहेगा। उष्णकटिबंधीय घास की विशेषता कितना है? घास कितना ऊंचा ऊंचा रहेगा? 3 से 4 मीटर, माने हम लोग जितना है वो दुगुना दुगुना ऊंचा घास रहेगा। माने 1 मंजिला घर के बराबर बराबर, लगभग 1 मंजिला घर लगभग 3-4 मीटर का होता है। तो एक मंजिल के इतना ऊंचा ऊंचा घास रहेगा। तो बताइए उसमें तो जानवर वानवर छिप जाएगा कि नहीं छिप जाएगा? हम लोग की तरफ का घास जो दुभी वाला घास तो नहीं रहेगा। बात समझ रहे हैं ना? ये घास रहेंगे 1 मंजिला घर के बराबर, उसमें शेर बाघ वगैरह सब छिपे रहते हैं। ध्यान दीजिए। और ये ऊंचे हैं तब इस घास के स्थल में हाथी, जेबरा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ ये सब छिपा रहता है। हाथी भी छिपा रहता है उसमें, हाथी, ठीक है ना, जेबरा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ। और इसे अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जानते हैं। अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय घास को सवाना, ब्राजील में कंपोज, और वेनेजुएला में लानोज। वेनेजुएला और कहाँ पर? कोलंबिया में क्या बोलेंगे? लानोज। और ब्राजील में कैंपोज, और अफ्रीका में सवाना। ध्यान दीजिए, शीतोष्णकटिबंधीय 0 से 30 डिग्री से 45 डिग्री नॉर्थ साउथ में। और इसमें घास छोटी एवं पौष्टिक होती है। रहेगा छोटा छोटा घास ही, लेकिन जानवर के लिए खाए वाला घास ये है। वो जो 3-4 मीटर वाला घास काट के नहीं जानवर को दे दीजिएगा तो जानवर छुबो नहीं करेगा। बात समझ रहे हैं ना? किसको छुएगा और अच्छा से एकदम चपेटा मार के खत्म कर लेगा। तो ध्यान दीजिए, यह कौन घास को? शीतोष्णकटिबंधीय घास को, जहाँ पर बहुत न ज़्यादा गर्मी न ठंडी रहता है और काफ़ी पोषकता रहती है। अभी हम लोग पढ़ेंगे भी कि जो पंपास अर्जेंटीना में घास के मैदानों में अल्फा अल्फा एगो घास मिलता है, बड़ी मुलायम, छोटा छोटा, और इसको जो खाता है कोई भी पशु तो तुरंत बलशाली हो जाता है। ठीक है ना? तो दुनिया में सबसे अधिक पोषकता वाला घास कहेंगे कौन? पंपास घास। और में कौन घास? अल्फा अल्फा। पंपास क्षेत्र में बहुत टाइप के घास है, तो में कौन वाला घास? अल्फा अल्फा वाला घास। तो अलग अलग क्षेत्रों में इसमें कौन कौन रहता है? जंगली भैंस, सबको ऐसा घास मिलेगा, एकदम मजबूत हो जाएगा। बाइसन, एंटीलोप, ये सब जानवर पाए जाते हैं। बाइसन, एंटीलोप, भैंस, जंगली भैंस, ये कहाँ पाया जाता है बताइए तो? पंपास नहीं कहेंगे इसको, शीतोष्णकटिबंधीय घास में। कौन कौन बताइए तो? अगर बात करेंगे तो यह बाल्स, कौन कौन? एंटीलोप, बाइसन और जंगली भैंस। कौन कौन बोलिए तो? जंगली भैंस और बाइसन, एंटीलोप। इसके नाम अब प्रेयरी कहाँ? उत्तरी अमेरिका और कनाडा में। अर्जेंटीना में कौन? पंपास। विल्ड कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। डाउन्स कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। स्टेपी कहाँ? एशिया, यूक्रेन और चीन में। एशिया, यूक्रेन और चीन में। चलिए अब इस सब घास को एक बार और मैप से हम लोग देख लेते हैं। मैप से तुरंत रटा जाएगा 2 मिनट में, ठीक है ना? और ये घास के मैदान का ही पहला वीडियो हम बनाए थे जब बोर्ड खरीदे थे तब, ठीक है ना? और बहुत पहले। अच्छा, आप लोग दरोगा का सीट देखते हैं कि नहीं देखते हैं? डेली जो है शाम में 100 क्वेश्चन का रात में डिस्कशन करते हैं, बिहार दरोगा का फुल लेंथ टेस्ट। ऐसा नहीं कि जो दरोगा का फॉर्म भरेंगे उन्हीं के लिए, उनके लिए तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि 3 महीना में एग्जाम हो जाएगा, 90 दिन समय है, ठीक है। जिन जो दरोगा के निकालना चाहते होंगे तो उनको ई बैच के अलावा सुबह वाला 7 बजे से 8:30 बजे वाला बैच पकड़ लीजिएगा। और उसमें होमवर्क मिलता है, 4-4 पेज, 5-5 पेज पढ़ के आइएगा, टेस्ट होगा, डिस्कशन होगा। तो इससे क्या होगा कि आपको फिक्स 50 दिन में एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, तो एग्जाम के पहले 2 बार रिवीजन हो जाएगा, और तब तक इधर से भी 2-3 गो सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो ये अच्छा से क्लियर हो जाएगा ये सब्जेक्ट। अब बाकी वो अपना से जितना भी क्लियर हुए रहेगा सो हुए रहेगा, वो दोनों करना है, ठीक है ना?
और करेंट अफेयर भी शुरू करते हैं, और उसमें करेंट अफेयर भी रहता है सुबह 7 बजे से 8:30 बजे वाला। आप 20-30 मिनट यहाँ बैठे रहिएगा, विविध याद करते रहिएगा, है कि नहीं, थोड़ा लगिएगा तो हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, घास के मैदान हम लोग जल्दी पढ़ लेते हैं, जो जो देखे थे। तो 0 से 30 डिग्री नॉर्थ और 0 से 30 डिग्री साउथ घास के मैदान को हम लोग कहते हैं उष्णकटिबंधीय। देखिए तो में कौन कौन घास आ जाएगा, तो अभी जो हम लोग पढ़े हैं उस सब एकरा अंदर में ही घास आएगा, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ में। देखिए यहाँ पर है वेनेजुएला, कोलंबिया। वेनेजुएला और कौन है बोलिए तो कोलंबिया। तो वेनेजुएला कोलंबिया जो घास के मैदान है, यहाँ पर इस दोनों में इस घास के मैदान को लानोज कहते हैं। क्या बोलते हैं? लानोज। याद रहेगा, उत्तरी अमेरिका में वेनेजुएला कोलंबिया के घास के मैदान को लानोज, ब्राजील के घास के मैदान को कैम्पोज कह देते हैं। क्या बोलते हैं बोलिए तो? कैम्पोज। यहाँ पर ये भी उष्णकटिबंध में पड़ रहा है। और यहीं पर अफ्रीका के सूडान में सबसे ज्यादा घास मिलता है, सवाना कहते हैं। क्या बोलते हैं बोलिए तो? सवाना। इसी में श्रीलंका है, यहाँ के घास के मैदान को दिया नहीं था, इसको पटाना कहते हैं। क्या बोलते हैं बोलिए तो? श्रीलंका के घास के मैदान को पटाना कहते हैं। चलिए तो अगर बात करते हैं, यह इतना घास के मैदान हो गया। अब 4 गो उष्णकटिबंधीय याद कर लेवे के है। लानोज कहाँ? वेनेजुएला। ब्राजील के घास के मैदान को कैम्पोज। सवाना कहाँ के हो गया? अफ्रीका के। और श्रीलंका के क्या हो गया? पटाना हो गया। तो पटाना याद हो गया, इसे नहीं याद हुआ? वेनेजुएला के बोलिए तो क्या हो गया? लानोज। ब्राजील के कैम्पोज। मध्य अफ्रीका में क्या बोल दिए? सवाना। और यही शीतोष्ण कटिबंध इसके ऊपर और इसके नीचे। तो अर्जेंटीना में घास के मैदान को पंपास। यहीं पर ना अल्फाल्फा घास मिलता है, जो सबसे ज्यादा पोषक तत्व वाला घास है। और यही दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान को वेल्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं बोलिए तो? वेल्ड। यही ऑस्ट्रेलिया में इस घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं। क्या बोलते हैं बोलिए तो? डाउन, डाउन्स। और यही न्यूजीलैंड में एक और याद रख लीजिए, कैंटरबरी। क्या बोलते हैं? कैंटरबरी। ये भी हो गया शीतोष्ण कटिबंधीय घास। तो 4 हो गया, पंपास, बेल्ड, डाउन्स, कैंटरबरी। याद रहेगा। पंपास कहाँ? अर्जेंटीना। दक्षिण अफ्रीका में बेल्ड, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, न्यूजीलैंड में कैंटरबरी। और ऊपर में इस घास के मैदान को देखिए, कनाडा और यूएसए में प्रियरीज कहते हैं। क्या बोलते बोलिए तो? प्रियरीज चाहे प्रियरी। और यह एशिया है, यूरोप है, इसके घास के मैदान को स्टेपी कहते हैं या स्टेपीज कहते हैं। बस इतने याद रखे के। याद हो गया सब किन्हीं को? चलिए बोलिए तो। वेनेजुएला और कोलंबिया के घास के मैदान को लानोज, ब्राजील के घास के मैदान को कैम्पोज, अफ्रीका के घास के मैदान को सवाना, श्रीलंका के घास के मैदान को पटाना। ये सब उष्णकटिबंध हो गया 4 गो। और शीतोष्णकटिबंधीय घास जो है बताइए तो अर्जेंटीना में क्या कहलाता है? पंपास। दक्षिण अफ्रीका में बेल, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, न्यूजीलैंड में कैंटरबरी, और उत्तरी यूएसए कनाडा में प्रेयरी, और एशिया में और यूरोप में स्टेपिच। यूरोप एशिया में क्या बोलेंगे? स्टेपिच। और इस सब में गेहूं का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। तो कहेंगे स्टेपी वाला जो घास क्षेत्र है, तो हर जगह घास तो जब बीच वाला घास को काट के लोग खेती करता है, तो इस एरिया में गेहूं का उत्पादन बहुत ज़्यादा होते हैं। प्रेयरी को और स्टेपी क्षेत्रों में गेहूं का उत्पादन ज़्यादा होते हैं, चाहे यहाँ चाहे यहाँ इस सब में। तो अब हम लोग जो है इसको लिख लीजिए, कैसे बना लीजिए, ठीक है। ऐसे तो माइंड में आ गया होगा, और घर पर जा करके बना लीजिएगा। और मैप वाला सेक्शन जो बोले हैं ना, ये जो जैसे आप लोग आइए, जैसे अभी तो चलेगा 5-6 दिन, बीच में 3-4 दिन छुट्टी रहेगा, तो छुट्टी के बाद अभी चलेगा सोमवार मंगल तक, टेंशन नहीं लीजिए, बाद में छुट्टी होगा। तो 3 दिन छुट्टी, उसके बाद आप लोग को मैप देंगे और ये घास के मैदान लिखा हुआ सब रहेगा। ये मैप वाला सेक्शन आपको तो 100% क्लियर कर देंगे, क्योंकि पेज दे करके आप बना करके वो दिए रहेंगे, आपको घर से बना के ला के यहाँ जमा करना होगा और उसको हम देखेंगे। तो इसमें एक पेज घास के मैदान का भी रहेगा जो इतना बना हुआ रहेगा। अभी फिलहाल इसको याद करके आइएगा कल। विविध में अगला जो है जून तक देख लिए हैं, अब जुलाई अगस्त और सितंबर अक्टूबर रहने दिया जाए ना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। चलिए बस इतना ही, 4 जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर याद करके आइएगा। नवंबर दिसंबर फिर आगे फिर पढ़ेंगे। विविध को 2 बार कंप्लीट कर देंगे, टेंशन नहीं लीजिए, एक बार और चला देंगे विविध, ठीक है। तो अभी
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जुलाई याद करके आइए। और राष्ट्रीय उद्यान 100% याद करके आइएगा, क्योंकि कल दूसरा पेज देंगे राष्ट्रीय, अगर अलग वन्य जीव अभयारण्य का देंगे तो कल कंठस्थ हो जाना चाहिए राष्ट्रीय उद्यान पूरी। जिनको नहीं मिला है पेज तो इसी में पर्यावरण चैप्टर में जाइएगा और राष्ट्रीय उद्यान से पूरा याद करके आ जाइएगा।